Welcome to Frankly Speaking and once again honored to have you on the show स्मृति ईरानी जी। आप जब भी फ्रैंकली बोलती हैं तो एक सीधा कनेक्ट हमारी ऑडियंसेस के साथ होता है और आज पार्लियामेंट सेशन के बाद बहुत से ऐसे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आर यू रेडी फ्रैंकली बात करने के लिए? फ्रैंकली स्पीकिंग, यस। स्मृति जी, कल अजय राय जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कार्यभार संभाला और एक बड़ा भूचाली अनाउंसमेंट किया कि राहुल गांधी अमेठी वापस लौटेंगे और अमेठी से लड़ेंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि 2024 के जो चुनाव हैं वो क्या पहले से ज्यादा हाई वोल्टेज होंगे अगर राहुल गांधी वापस लौटेंगे और आपके खिलाफ? पहले तो आप मेरी कैंडिडेचर को अनाउंस करने का दुस्साहस करना चाहती हैं। अजय राय या गांधी खानदान अपना कैंडिडेचर इसलिए अनाउंस कर सकता है क्योंकि वो अपनी पार्टी के मालिक हैं। मैं अपनी पार्टी की कार्यकर्ता हूं। अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा, मैंने गत 4 वर्षों में कहा है, ये निर्णय हमारे पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा, मेरे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगा। अब तक मैंने अमेठी की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उस पर शायद ही कभी बोला हो। विस्तार से आज बोलना चाहूंगी। साल 2014 में जब मेरी पार्टी ने मुझे वहां कैंडिडेट बनाकर भेजा, सच कहूं तो नाविका जी 60% बूथों पर टेबल लगाकर वोट मांगने की व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए लगभग 22 से 28 दिन थे। उस वक्त एक आपका राइवल चैनल है आज तक, और मैं माफी चाहूंगी, मैं उसका नाम ले रही हूं क्योंकि उनके एक संपादक हैं प्रभु चावला। प्रभु चावला ने मुलायम सिंह जी का एक इंटरव्यू किया कि मुलायम सिंह जी बताइए कि अमेठी की ये जो चुनावी लड़ाई है वो कैसी लड़ी गई। मुलायम सिंह जी ने डंके की चोट पर कहा कि सोनिया जी ने मुझे फोन किया था कि राहुल की मदद कर दो, तो मैंने 1 लाख वोट ट्रांसफर कर दिया। नाविका जी, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि उस चुनाव में मेरे और राहुल गांधी के बीच 1,05,000 वोटों का ही अंतर रह गया था। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर मुलायम सिंह यादव जी उस वक्त 1 लाख वोट ट्रांसफर नहीं करते तो उस चुनाव का परिणाम क्या होता। फिर आया साल 2019, तब भी सर्वेज ने कहा भारतीय जनता पार्टी ये सीट नहीं जीत सकती। हम उस सीट को जीते, 55,120 की हमारी लीड रही। तब से लेकर आज तक एक बहुत बड़ा फर्क आया है। अमेठी में जिला पंचायत का चुनाव भाजपा कभी नहीं जीती थी, जीत चुकी है। अमेठी में आज भाजपा के 2 MLCs भी हैं। अमेठी के MLC के चुनाव में वोट करने वाली मैं पहली अमेठी की सांसद हूं। मतलब जो आज लोकतंत्र के बारे में इतना अध्ययन करके बोलने का प्रयास कर रहे हैं गांधी खानदान से, उन्होंने इस बात को तवज्जो कभी नहीं दी कि वहां एक MLC के चुनाव में हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है वोट देने की। हमारे यहाँ पर 2 लोकल बॉडीज हैं, गौरीगंज और मुसाफिर खाना। जब से लोकल बॉडीज अनाउंस हुए हैं तब से लेकर आज तक अमेठी में भाजपा वो 2 लोकल बॉडीज जीती नहीं थी, अब जीत चुकी है। कोऑपरेटिव का चुनाव हुआ। मैं रायबरेली की दिशा कमेटी की चेयरपर्सन हूं, ये शायद ही किसी को पता है। रायबरेली का कोऑपरेटिव का चुनाव हम जीते, सुल्तानपुर का कोऑपरेटिव का चुनाव हम जीते। अंततोगत्वा अमेठी में जो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है उसमें आज भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता है। अब रही बात 2022 के विधानसभा के चुनाव की। 2022 तक हमारे यहाँ 2000 बूथ हैं जहां पर हमारे नागरिक वोट डालने जाते हैं। हम एक थे 2014 में, धीरे धीरे पार्टी की व्यवस्था ऐसी बनी कि हमारे बूथ पर, प्रत्येक बूथ पर 10 कार्यकर्ता आ गए, मतलब हम 20,000 लोग थे। 2022 का चुनाव अगर आपको याद है, उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा ने कमान संभाली थी। जी हाँ, और हाँ, तो अब मैं आपको उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ बोलना, शायद रैलीज भी की थी। अब कमान उनके हाथ में थी, तो अमेठी का परिणाम भी सुखद होना चाहिए था गांधी परिवार के लिए। मेरे यहाँ 5 विधानसभा हैं। 5 में से 4 विधानसभा में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, जबकि दोनों प्रियंका जी, राहुल जी उस चुनाव में पधारे थे, पदयात्राएं की, कार्यक्रम किए, जॉइंट रैलीज की। जो 5वीं सीट पर उनके वोट आए वो थे 66,000। ये सारे परिणाम आज भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं।
जहां जमानतें जब्त हुई और जिस सीट पर 66,000 वोट मिला, ये सारे वोट मिलाकर 2022 में कांग्रेस का कुल वोट अमेठी लोकसभा क्षेत्र में बचा 1,40,000। 2019 में राहुल गांधी को 4,13,000 वोट मिले थे। 22 तक ये घट के 1,40,000 हो गया। तब 2022 में 20,000 कार्यकर्ता थे, पर प्रत्याशी राहुल गांधी नहीं थे। ठीक है, तब जब प्रत्याशी वो थे तब 55,000 से हारे। जब प्रत्याशी वो थे तो उनकी माताजी को 14 में ही फोन करना पड़ा, मुलायम सिंह जी को, बेटी की मदद कर दो। लेकिन जब कमान हाथ में थी तब भी 4 सीटों पर जमानत जब्त हुई। आज हम 2000 बूथ पर, प्रत्येक बूथ में 30 कार्यकर्ता हैं, 60,000 लोग हैं। आज अमेठी में लगभग 5 लाख किसान को किसान सम्मान निधि का सहयोग मिलता है। आपको लगता है अमेठी का वो 5 लाख किसान अपने भविष्य को दांव पर लगा देगा ताकि सोनिया जी के बेटे का भविष्य चमक उठे? आप राहुल गांधी को राहुल गांधी क्यों नहीं कहती, सोनिया जी के बेटे क्यों कहती? क्योंकि वो हैं। आप में कोई विरोधाभास लगता है क्या? वो है, ही इज एन इंडिविजुअल, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते हैं। मैं दोबारा कह और एक सांसद भी है। कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, बड़ी विनम्रता से कहती हूँ, वो बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है इस वक्त जरूर है, लेकिन 1975 में, 24 में भी। और मैं विनम्रता से दोबारा कहती हूँ बीजेपी को 2019 में जो वोट मिला, पूरे गांधी खानदान ने जितने भी चुनाव लड़े, फिर भी आप जाके इसको इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे चेक कर सकती हैं, गांधी खानदान के पूरे चुनावी इतिहास में जितने वोट गांधी खानदान को नहीं मिले, उससे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मिले, जब राहुल गांधी वहां से प्रत्याशी थे और मैं भाजपा की प्रत्याशी थी। तो इस बार 24 में, और मैंने अभी इसमें मोदी योगी मैजिक को काउंट भी नहीं किया आपके सामने, ये सिर्फ स्मृति मैजिक है नहीं, ये संगठन है हमारा, जो पनपा है, जो बड़ा है, जो सशक्त हुआ है। जब मोदी जी के नाम का चुनाव होगा, आपको क्या लगता है अमेठी तब उस नरेंद्र मोदी को चुनेगी जिसने 5 लाख किसानों को खाते में 6,000 रुपए दिलवाए? उस नरेंद्र मोदी को निश्चित रूप से चुनेंगी जिसकी सरकार ने 1,23,000 परिवारों को जीवन में पहली बार बिजली दी। अमेठी निश्चित रूप से वो 90,000 परिवार हैं, नाविका जी, वहां पर जिनको जिंदगी में कभी घर नहीं मिला था, उन्हें घर नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। अमेठी में आज 7.5 लाख नागरिक हैं जिनको मोदी जी की वजह से मुफ्त का राशन मिलता है। डू यू थिंक they will compromise with the future of their families and their children only so that the Gandhi's time can have a future? Absolutely not. I was one in 2014. We are 60,000 now only as Karyakartas on booth. We have 90,000 people since 2019 who became active members of the Bharatiya Janata Party in only the Lok Sabha of Amethi. So there may be people in Lutyens, Delhi who still romanticize the idea of the Gandhi legacy in the so-called family bastion. That bastion today stands shattered. Very humbly, if Ajay Rai thinks he is a better organizer than Priyanka and Rahul, so be it. स्मृति ईरानी जी ने बहुत से सवाल उठते हैं। सीट आप जीती हैं, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है, और मैं 1977 के इलेक्शन बता दूं, उस वक्त संजय गांधी अमेठी हारे थे और इंदिरा गांधी भी हारी थी, लेकिन 1980 में रिक्लेम किया उन्होंने। कह रही हूँ, मैंने आज आपको अमेठी का पॉलिटिकल गणित बताया है। किसी का भी अधिकार है इस लोकतंत्र में, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। 1977 का जो आप इतिहास मुझे बता रहे हैं, इतिहास के कई ऐसे गंभीर पन्ने हैं अमेठी के संदर्भ में। अगर आज मैंने वो पन्ने खोल दिए नाविका जी, तो गांधी खानदान के लिए कई प्रश्नों का उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा। खोलिए, क्योंकि जनता को जानना जरूरी है। आप अब तक क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि चुनाव आने दीजिए, जब तर्क वितर्क होगा, कुछ तथ्य ऐसे हैं जो आएंगे बाहर, जिनका जवाब उन्हें निश्चित रूप से देना पड़ेगा। आपने संभाल के रखे हैं, छुपा के रखे हैं, ताकि चुनाव में इस्तेमाल कर सकें? बिल्कुल नहीं। मैंने जो आज आपको तथ्य बताए,
वो पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन किसी की भी रिसर्च का शायद विषय नहीं बने, इसलिए उन तथ्यों को पुनः आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। तो ऐसे कई तथ्य हैं अमेठी के बारे में जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैंने कहा है, कहीं ना कहीं अगर आप आज रिसर्च करने बैठे तो आपको मिलेगा। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि जिस अमेठी लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा के चुनाव की जिम्मेदारी गांधी वाड्रा परिवार के पास है, वहां 4 सीटों पर जमानतें जब्त हुई हैं? तो जो लोग कह रहे हैं उसके पीछे पृष्ठभूमि क्या है? मेरा जो कॉन्फिडेंस है उसके पीछे फाउंडेशनल इंफॉर्मेशन क्या है, वो मैंने आज आपके सम्मुख प्रस्तुत की। ये इंफॉर्मेशन है, किसी ने शायद कोलेट करके प्रस्तुत नहीं की, मैं कर रही हूँ। स्मृति ईरानी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कह रही हैं आपकी पार्टी की आला कमान डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा, फेयर इनफ, लेकिन अगर राहुल गांधी का कैंडिडेचर अमेठी से अनाउंस होता है और आप वहां से नहीं लड़ती, कोई और प्रत्याशी पार्टी अगर देती है, तो क्या ऐसा बीजेपी पर और आप पर आरोप नहीं लगेगा कि आप भाग गए वहां से? मेरा भागने का इतिहास नहीं रहा है, राहुल गांधी का रहा है। तो यानी फिर आप ये क्यों नहीं कह रही कि आप अमेठी से लड़ेंगी? है कि राहुल भगोड़े हैं, मैं नहीं। आप अमेठी से फिर लड़ेंगी, ये क्यों नहीं कहती? मैंने दोबारा कहा आपसे और पुनः कहती हूँ कि राहुल जी अपनी पार्टी के मालिक हैं, मैं अपनी पार्टी की कार्यकर्ता हूं, और कार्यकर्ता का नियम यह है नाविका जी कि जो उसका संगठन तय करे वही वो कार्यकर्ता करता है। मैं दोबारा कहती हूं, मैं 2 बार राज्यसभा से गुजरात से सांसद रह चुकी हूं। मेरी पार्टी ने तय किया कि मुझे अमेठी से लड़ना है। उससे पहले साल 2004 में मेरी पार्टी ने तय किया था कि मुझे चांदनी चौक से लड़ना है। तो मैं आपको ये पृष्ठभूमि इसलिए दे रही हूं कि स्मृति ईरानी एज अ पॉलिटिकल लीडर और एक्टिविस्ट इज नॉट एन इशू ऑफ हैपेंस्टेंस। मेरे पास राज्यसभा में जिस नोडल जिले की जिम्मेदारी थी जब मैं गुजरात से सांसद थी, उस जिले का नाम है आणंद। वहां पर भाजपा नहीं जीतती थी। मुझे जो संगठन ने मेरे सिखाया, मैं एक एक ग्राम पंचायत में अपने संगठन के साथ काम कर पाई, संगठन सशक्त हुआ, और उसके बाद का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती। तो आप स्मृति ईरानी को एक इंडिविजुअल के दृष्टिकोण से देखते हैं। हम कहते हैं कि हम 60,000 हैं। आई एम अ part of that team of 60,000 karyakartas in Amethi. It does not matter who fights. What matters is who will win. And very humbly I can assure you, BJP will. Faces are important. These days, in elections, personality contests depends on the credibility of the face. So I'm asking you, अच्छा आप ये नहीं डिक्लेयर कर सकती कि आप लड़ेंगी? How credible is the face of, let's say, Priyanka Vadra or Rahul Gandhi politically? Even if it hasn't been so far, according to the BJP, it can change. You can hope. According to the BJP, it can change is a statement. No, I said even if it wasn't credible, according to the BJP, like I said, it can change in the future. That position is steeped in fallacy. Firstly, if you look at the history of contribution of these two individuals, what is it about that foundational history of their political so-called positioning that has made you believe that they have a credible political face? That face was tested in the so-called bastion and failed in 1922. What makes you think that people who are not credible? आप हारी थी 2014 में, फिर 2019 में जीत गई। मैं दोबारा कह रही हूँ नाविका जी, 2014 में मुलायम सिंह यादव ने खुद आकर कहा कि मुझे 1 लाख वोट ट्रांसफर करने की अपील की गई, मैंने किया। आप नेतृत्व की बात कर रही हैं जो अपना चुनाव खुद नहीं जीत सकता। आप मुझे बोल रहे हैं कि वो पॉलिटिकली क्रेडिबल है। मैं लार्जर नेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं कर रही हूं, मैं एक सीट की बात कर रही हूं जो एक परिवार के पास 5 दशकों से है। वो व्यक्ति उस सीट से अकेले चुनाव नहीं लड़ सकता।
आप बार बार कह रही हैं कि मैं सोनिया जी का बेटा, ऐसे क्यों? सोनिया जी ने मुलायम जी को फोन किया, ये मुलायम जी का स्टेटमेंट है। आप एक इंडिविजुअल अडल्ट अगर अपने लिए कोई पॉलिटिकल सपोर्ट चाहता है, आपको क्या लगता है वो इंडिविजुअल अडल्ट उस पॉलिटिकल नेता को फोन करेगा या मम्मी फोन करेंगी? इफ यू वांट टू गेट दैट incensed about the detail I'm professing now. So एक व्यक्ति, जब आप पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, वो व्यक्ति अकेले चुनाव नहीं लड़ सकता। We were fighting, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 3 राजनीतिक दलों के समूह से अमेठी में लड़ा, जो खुद अपनी लोकसभा क्षेत्र में अकेले नहीं लड़ सकता। आप उसको नेता करार देंगे, ये आपका अधिकार है, लेकिन मुझसे पूछेंगे कि पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी कहां से एमिनेट होती है, तो मैं आपकी उस पोजीशन को स्वीकार नहीं करूंगी। स्मृति क्योंकि ईरानी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी एक अकेले लड़ नहीं सकते। मैं पूरे समूह की बात नहीं, मैं एक सीट की बात कर रही हूं जो खानदानी है। दूसरा, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी एक पोजीशन से आए। तो आप मुझे बताइए, ऐसे किस पॉलिटिकल पॉलिसी पे, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी पे कोई ऐसा धीर गंभीर विषय रखा गया हो जिसके आधार पर मैं कहूं कि ये व्यक्ति पॉलिटिकली क्रेडिबल है? आप मुझे बताएं, मुझे बताइए। मैं सॉरी, मैं आपसे ये पूछ रही हूं क्योंकि सामने और कोई है नहीं। आप जानती हैं क्या राहुल गांधी का इकोनॉमिक विजन क्या है? न्याय स्कीम उन्होंने लॉन्च की थी। इट वाज एन आइडिया टू एम्पावर। मैं वही क्या, न्याय स्कीम, राइट? न्याय स्कीम में अगर मुझे याद है, सब्जेक्ट टू करेक्शन 2000 उनका जो मैनिफेस्टो 19 का रहा, उसमें उन्होंने कहा कि लगभग 5 करोड़ गरीबों को वो पैसा देंगे। करेक्ट, यही है ना? नरेंद्र मोदी आज 10 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए की सहायता दे रहे हैं आयुष्मान भारत में। नरेंद्र मोदी आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आज 3 करोड़ लोगों को उनका अपना घर बनाकर दिया है। नरेंद्र मोदी ने आज 11 करोड़ किसानों को उनके बैंक के खाते में सतत पैसा दिया है। नरेंद्र मोदी ने आज 3 करोड़ से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को उनके बैंक के खाते में 6,000 रुपया मुहैया कराया है। नरेंद्र मोदी ने आज नल से जल दिया, वो अलग, लेकिन अगर आप ये 5 लाख रुपए की राशि पकड़े जो सालाना मिलती है, 1,20,000 की राशि होगी आवास बनाने में, 12,000 रुपए लगता है टॉयलेट बनाने में, 6,000 रुपए लगेगा किसान के खाते में, 6,000 और गर्भवती या फिर प्रसूति जो महिला कर रही है स्तनपान, उनका पैसा है। ये जन औषधि का तो मैं पैसा ही नहीं गिन रही, घर जो नल आता है उसका पैसा नहीं है। मैंने कहा जी ये सारा सालाना पैसा है 6,60,000 से ज्यादा। लेकिन टमाटर 200 रुपए किलो भी तो है। दोबारा कह रही हूँ, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड नरेंद्र मोदी ने बनाया ताकि अगर कुछ स्पाइकिंग होती है, उन्होंने लाल किले के प्राचीर से कहा कि आपके देश में इकोनॉमिक हेडविंड्स हैं पूरे विश्व से, और अगर आप इन्फ्लेशन की बात करती हैं, आप रिसर्च में बहुत रुचि रखती हैं, आप साल 2012 से लेकर 14 तक का इन्फ्लेशन का नंबर निकाल लीजिए। 9 बार से ज्यादा डबल डिजिट इन्फ्लेशन रहा। और आज अगर आप इन्फ्लेशन की तुलना करें तो 12 से लेकर 14 तक का सिर्फ आंकड़ा निकाल लीजिए, जब कोई कोविड नहीं हुआ था तब क्या कारण था इन्फ्लेशन का। आज आपकी आर्थिक परिस्थिति कोविड से उभरने के बाद है। कोविड में आपने अपने देश में 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज मुहैया कराई। नाविका जी, कम से कम आपने बूस्टर के साथ 3 डोज तो लिया होगा, करेक्ट? एक इंजेक्शन की कीमत बाजार में मान लीजिए 600 रुपए है, 1800 रुपए का इंजेक्शन तो सिर्फ वैक्सीन आपको मिला है। ऐसे हमारे देश के 100 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को वैक्सीनेशन दिया है, लेकिन एक भी टैक्स का पैसा नहीं बढ़ाया गया। 30,000 करोड़ रुपया जनधन के खाते में डाला गया, एक भी पैसा टैक्स का नहीं बढ़ाया गया। 60 लाख लोगों की नौकरियां को बचाया सिर्फ ईपीएफओ में थोड़ी तवज्जो देके कंपनीज को।
यानी कि आप कह रही हैं, दोबारा कह रही हूँ, नहीं यानी कि आप कह रही हैं कि प्राइस राइज कोई मुद्दा नहीं है, पुराना उठा के देख लीजिए, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, पुराना उठा के देख पे आपको चर्चा करनी है, मैं आपको आंकड़े स्पष्ट देती हूँ जो आप ईपीएफओ में जाकर देख लीजिए। अगर आप 2020 से आज तक का आंकड़ा देखें, 2 करोड़ से ज्यादा लोग 18 से 28 की उम्र में ईपीएफओ का हिस्सा बने हैं, मतलब कि एक स्ट्रक्चर्ड जॉब का हिस्सा बने हैं। पिछले 5 सालों में 6 करोड़ से ज्यादा लोग ईपीएफओ का हिस्सा बन गए, मतलब फॉर्मल जॉब में। मुद्रा में सिर्फ 8 करोड़ नौजवानों ने लोन लिया है ताकि अपना व्यवसाय शुरू कर सके। सरकारी नौकरी देखें आप तो कांग्रेस के पूरे 10 साल के कार्यकाल में 6 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली। अब तक पूरा हुआ नहीं मोदी जी का कार्यकाल दूसरा, और 9 लाख लोगों को प्रधानमंत्री रोजगार मेला में हम जैसे लोगों ने भी जाके सर्टिफिकेट थमा दिया है, उनकी नौकरियां लग गई हैं। द इशू इज, मैं आपको मोदी का इकोनॉमिक विजन बता रही हूं। मैंने आपसे प्रश्न ये किया था, व्हाट इज द इकोनॉमिक विजन ऑफ लेट्स से राहुल गांधी? ही सेज मेक इन इंडिया इज हॉगवॉश, करेक्ट? He also says that your government works for 2 corporates. Yeah. So let me go point by point. He says make in India's hogwash. And he says Pfizer का वैक्सीन लाओ इंपोर्ट करके, हिंदुस्तान को नहीं आएगा वैक्सीन बनाना। You remember tweets हैं पब्लिक डोमेन में। नरेंद्र मोदी जी ने कहा my back is to the wall. Global supply chains are shutting down. लेकिन मेरे देश में ये काबिलियत है कि हम वैक्सीन का निर्माण करेंगे और वैक्सीन को हर नागरिक तक पहुंचाएंगे। विदेश में लोग चिट पर वैक्सीन ले रहे थे, हम ऐप पर अपनी वैक्सीन को ले रहे थे, करेक्ट? मैं तब टेक्सटाइल मंत्री थी। हमारे देश के इतिहास में सालाना 55,000 पीपी सूट, उस वक्त जब कोविड आया, इंपोर्टेड था। हमारे देश में ना मशीन थी ना रॉ मटेरियल था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा WHO के स्टैंडर्ड्स आए, हम कोशिश करें अपने देश में, हम लोग अपने लोगों को इकट्ठा कर कर उसको बनवाए। हमने 3 महीने में, राविका जी मुझे आज भी याद है, मार्च के महीने में एक भी कंपनी नहीं थी हिंदुस्तान में। जून तक 1100 कंपनीज हो गई और हम विश्व के 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स बन गए। अगर आज खुदा ना खास्ता वो खानदान होता सत्ता में, तो ना आप वैक्सीन, गांधी खानदान और कितने खानदान है इस देश में, परिवारवाद की जननी हमारे देश में वही तो खानदान है पॉलिटिक्स में, बाकी तो सब बाद में आए। आपको लगता है वैक्सीन में आत्मनिर्भरता होती? इज देयर एनीबॉडी इन दिस कंट्री who will doubt the capacity of India to manufacture and bolster the dream of Make in India? Why is it, and I'm saying this as a citizen today, not as a mantri, not as a BJP activist, if I proudly say that I'll back my country, I'll support my country for the Make in India dream, why should anybody get up and say that this is not possible? आप अगर पॉजिटिव संचार नहीं कर सकते इस देश में, जब देश चुनौती भरे समय से गुजरता है, तो आप क्यों इस देश को गुर्बत में खींचने का प्रयास करते हो? लेकिन स्मृति ईरानी जी, we've been through that stage, we've debated and discussed, and exemplary fight back by India on COVID. इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोविड पर फाइट बैक हुआ, लेकिन उसके बाद एक भारत जोड़ो यात्रा हुई। राहुल गांधी भी वहां से आगे बढ़े हैं और उनको भी लोगों का सपोर्ट मिला है। और मैं एक बहुत बहुत क्लियर सच्चाई आपसे पूछना चाहती हूँ, 9 साल का कार्यकाल, वो तो अब इंडिया अलायंस बताएगी। मैं दोबारा कह रही हूँ, आज अगर दम होता तो डंके की चोट पर कह देते कि प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट कौन है। आफ्टर ऑल, यू आर टेलिंग पीपल टू चूज, व्हाट डू आई चूज फ्रॉम? इट कैन बी अ स्ट्रैटेजी। व्हाट स्ट्रैटेजी? यू आर टेलिंग मी कि हम बाद में बताएंगे, लेकिन नेशन वांट्स टू नो ना। Nation wants to know, but many a times आप भी जाते हैं into state elections without a chief minister। आप मुझसे लोकसभा 24 का पूछ रहे हैं, मैं सामने से कह रही हूँ हमारा कैंडिडेट है नरेंद्र मोदी। अब आप पूछ के दिखाइए उस अलायंस से उनका कैंडिडेट कौन है। मैं तो धड़ल्ले से कह रही हूँ, राहुल गांधी हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं, ममता बनर्जी हो सकते हैं, एमके स्टालिन हो सकते हैं, अखिलेश यादव।
आप इतने नाम गिना रहे, वो बोल देना। अभी तो दिल्ली में विरोधाभास है। संदीप दीक्षित जी कुछ कहते हैं, आम आदमी पार्टी कुछ कहती है, पार्टी के प्रभारी कुछ कहते हैं, पार्टी के प्रवक्ता कुछ कहते हैं। तो पर अगर दिल्ली ये का, सब साथ जुड़ गए, मैं दोबारा कह रही हूँ, ये तो दिल्ली का हाल है। सीट पे इन लोगों का समझौता नहीं है, नेता तो दूर की बात है। बंगाल में नाविका जी, आप मुझे बताइए, आज एक बड़ा ही विचित्र इन लोगों का ग्रुप है, जिन लोगों ने ममता बंदोपाध्याय को बाल से घसीटा नवान्नों में, आपको याद है? ममता बंदोपाध्याय उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लेंगे? ममता बंदोपाध्याय, मैं सॉरी बंगाली में बोल रही हूँ थोड़ा, उन्होंने सार्वजनिक बोला है कि अगर राहुल गांधी को हमने नेता घोषित कर दिया तो ये मानकर चलो कि 2024 में मोदी की जीत पक्की है। तो उन्होंने बोला है। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में तो स्वयं उन्होंने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है। ये गलती, ये तौहीन मेरी ओर से नहीं हुई है। लेकिन इसमें एक सत्य है कि अगर इंडिया अलायंस की सारी पार्टियां मिलकर बीजेपी या एनडीए के खिलाफ एक सिंगल कैंडिडेट दें और फ्रैगमेंटेशन ऑफ वोट्स ऑपोजिशन का ना हो, मैं अगर तो मगर क्या में, मैं दोबारा कहती हूँ, मैं दोबारा के लिए चुनौती नहीं? मैं अगर मगर में नहीं जीती। मैंने आपको स्पष्ट अभी तक जवाब दिया है, अमेठी के बारे में भी, देश के बारे में भी। आप मुझे बता दीजिए कब, कहां, कौन संगठित रूप से किसका कैंडिडेट होगा, प्रधानमंत्री का उनका कौन सा कैंडिडेट होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मगर करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। लेकिन स्मृति जी, इशू ये है कि उत्सुकता मीडिया के कई लोगों में है। मैं गोदी मीडिया शब्द तो यूज नहीं करती, मीडिया के कई लोगों में उत्सुकता मीडिया है। को अब्यूज करने का हर नेता को नहीं, मैं अब्यूज नहीं करती हूँ। देखिए, मैं इस बात से भी वाकिफ हूँ कि न्यूज क्लिक जैसी एजेंसीज भी हैं जिन्होंने स्वरूप दिखाया अपना मीडिया का, लेकिन ऑपरेशंस उनके हिंदुस्तान के हित के खिलाफ हो रहे थे। तो मैं उस भ्रम में, और मैं मीडिया का हिस्सा रह चुकी हूँ, इसलिए मैं अपने ही समुदाय की तौहीन नहीं करूंगी। लेकिन मेरा विषय नया स्तर इसमें यह है कि हमारे रिपोर्टर को दिल्ली की असेंबली में जाने से रोक दिया गया। रिपोर्टर को असेंबली में नहीं जा सकते। आप भूल गई, मैं आपको भूल गई हैं, आपकी महिला रिपोर्टर को जेल में डाल दिया था पंजाब, और दरवाजा खोलकर कहा कि इफ यू वांट टू पास यूरिन इन अ टॉयलेट, डू इट इन फ्रंट ऑफ अस। आपको लगता है ये देश ऐसे नेताओं को स्वीकार करेगा? पर ये दिल्ली में सत्ता में है। लाइक आई सेड, आपको लगता है ये देश ऐसे नेता को, केजरीवाल जी ने क्या उसका खंडन किया? कभी नहीं किया। मैं आज बोल रही हूं धड़ल्ले से कि एक महिला पत्रकार को, और लोगों को लगता है, खुशफहमी है लोगों की कि आप और हम जैसे लोग बैठे तो हम बहुत बड़े सत्ता के करीब हैं और हमारे पास बहुत ताकत है। आपकी एक रिपोर्टर को टॉयलेट खोलकर पुरुष को सामने खड़ा करके बोला। क्या केजरीवाल ने कभी भी इसका खंडन किया? क्या किसी ने दुख व्यक्त किया? क्या किसी ने माफी मांगी? और आपको लगता है कि मेरा देश ये सारी चीजें भूल जाएगा? लेकिन स्मृति जी, बात अमेठी से शुरू हुई तो मैं अमेठी पर वापस लौटती हूँ। अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं जी, तो ये एक रिटर्न ऑफ कॉन्फिडेंस का संकेत देता है। आई थिंक फॉल्स ब्रवाडो में जीना अच्छी बात है। जो मैंने आपके सामने आज तथ्य प्रस्तुत किए, ये जो लोग चर्चा में, स्पेशली ल्यूटियंस दिल्ली में, हु हैव दिस रोमांटिसाइज्ड आइडिया ऑफ द पॉलिटिकल लेगेसी ऑफ द गांधी फैमिली, if they were told these numbers, possibly it would give them a little pause for reflection. मैं दोबारा कहती हूँ, ये लोकतंत्र है, आजमा लीजिए। मैं एक थी 2014 में, अब हम 60,000 हैं। बिवेर राहुल गांधी? नहीं, मैं इतनी तवज्जो नहीं देती। तवज्जो तो आप देती हैं नहीं, क्योंकि आपको फील्ड किया गया पार्लियामेंट सेशन में भी राहुल गांधी के बाद स्पीच देने के लिए। मैं स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ।
मेरे पास मेरे नेतृत्व से और टेबल से ये जानकारी थी कि मुझे 12 बजे बोलना है उस दिन। कांग्रेस पार्टी ने खुद ये घोषणा कर दी कि उनके युवराज बोलेंगे, तो इसीलिए समय मेरा था। बहुत सारे पत्रकार भी जानते थे कि मैं 12 बजे बोलने वाली हूँ। तो उन्हें समय भी आपका चाहिए था? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैटर मैं रिकॉर्ड पे ला रही हूँ। समय मेरा था उस वक्त बोलने का, इसीलिए त्वरित रूप से आपने देखा कि मैं खड़ी हुई बोलने के लिए। शायद ये रिफ्लेक्शन की बात है कि जब समय तय होता है पीठ के माध्यम से किसी एक नेता के लिए, किसी पार्टी के लिए, आप एरोगेंस देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल परिधि में वो डिसाइड करेंगे कि हम कब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। पर अगर स्पीकर ने अलाउ किया तो? नहीं करते तो क्या वो आरोप नहीं मरते हैं कि आवाज दबा रहे हैं? तो आप कह रही हैं इसमें भी एंटाइटलमेंट है? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं आपके राइवल चैनल्स के जिनके पास प्रातः ही इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि बोलने का स्लॉट मेरा था। लेकिन कोई बात नहीं, कौन कब बोले मेरे लिए ज्यादा महत्व नहीं रखा उस दिन। लेकिन आपने उस दिन जब अपनी स्पीच शुरू की तो एक मुद्दे से शुरू की और वो एक फ्लाइंग किस का मुद्दा था और आपने ऑब्जेक्शन लिया उस पर कि इट वाज एन इररिस्पॉन्सिबल कमेंट। नाविका जी, क्या आप जब मुझसे इंटरव्यू कर रही हैं, ये आपका प्रोफेशन है? पैशन तो है ही, प्रोफेशन है। प्रोफेशन। क्या हम लाइव हैं अभी? लाइव हैं। अच्छा, इस वक्त हमारे इस पूरे इंटरव्यू में 7 पुरुष खड़े हैं, आपके साथ काम करते हैं। ये आपका प्रोफेशनल जोन है। इनमें से एक के पास भी इस वक्त माइक नहीं है। मैं अभी इन सब 7 पुरुषों से पूछना चाहती हूं, क्या जो कृत्य राहुल गांधी ने किया संसद में, जहां पर महिला एमपीज काम करने जाती हैं, देश के कई लोकसभा क्षेत्रों की प्रतिनिधि बनकर जाती हैं, आप में से कोई भी क्या नाविका जी के साथ इस वक्त वो हरकत करेंगे? बट मे बी इट वॉज जस्ट प्रियंका चतुर्वेदी भी महिला है। अलाउ मी टू से ने वॉकआउट किया, राहुल जी चले गए मुस्कुराते हुए। गंभीर मुद्दा है। देश के गृह मंत्री खड़े होकर बोल रहे हैं कि मैं जवाब देने को तैयार हूं। उनकी मंशा कभी भी इस चर्चा पे शामिल होने की थी नहीं। अगर आप उनकी पूरी पॉलिटिक्स को देखें, एक मौका है मोदी को कैसे फांसे, that is their politics. You had the Home Minister of India categorically state, I'm here, I have all the facts, let me speak. Consistently he said it. But do you expect the opposition to make your life easier? No, I don't. They're here to ask you questions, and they have the right to ask those questions. Absolutely. And if Manipur is burning for 77 days and nobody says anything about it, they will raise their voice. Nobody said anything about it is again a wrong statement. The Home Minister consistently said, I want to speak. That it is an issue regarding internal security, it is an issue regarding how administrative responses happened, it is an issue with regards to people who have crossed the border. Listen to me. But I agree that the opposition is not supposed to make my life easy. But the opposition has responsibility towards the parliament, has responsibility vis-a-vis issues related to internal security. मैं सवाल You have to accept. मैं आपसे सवाल पूछना, आप जितने मर्जी ऑपोजिशन से सवाल पूछे, मैं आपसे पूछती हूँ और आपकी कॉन्शियंस से पूछती हूँ, मैं आपकी कॉन्शियंस के ऊपर ही बोल रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि जो वीडियो निकला पार्लियामेंट सेशन से पहले, उसके संदर्भ में भी गृह मंत्री ने बोला स्पष्ट, और मैं आज आपको चुनौती देती हूँ गृह मंत्री के उस बयान को प्लीज आज मेरे इस छंद के बाद अगर चला सके तो आप चलाइए। गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा
कि अगर आप में से किसी के पास भी एक महिला के शोषण या असॉल्ट का एविडेंस है, आप क्यों सरकार के पास नहीं लाते ताकि हम उस महिला का संरक्षण कर सके और न्यायपूर्वक उसमें कार्य कर सके? तो आपका तंत्र क्या कर रहा था? आपके तंत्र के पास नहीं था। आपको दोबारा कह रहे हैं, गृह मंत्री के उस क्लिप को चलाइए। उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि जैसे ही हमारे पास एविडेंस आया, रातों रात लोग अरेस्ट हुए। 77 दिन CBI तंत्र आपका मणिपुर में और दिल्ली में, और आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं। मैं कह रही हूँ कि सीबीआई का केस इसीलिए चल रहा है कि वो कौन व्यक्ति है जिसके पास इंफॉर्मेशन था, जिसने इस इंफॉर्मेशन को न्याय संगत तरीके से प्रशासन के पास नहीं पहुंचने दिया ताकि उन महिलाओं की मदद हो सकती थी। ये वर्तमान में सीबीआई का केस भारत सरकार के पास दिया हुआ है। लेकिन 77 दिन नहीं, मैं एक सेकंड, लेकिन नहीं, मैं दोबारा कह रही हूँ, गृह मंत्री के उस पूरे वक्तव्य को चलाइए कि कैसे पोरस बॉर्डर्स हैं, कैसे ये एक नस्ली हिंसा का विषय है, कैसे हमने मणिपुर में भारत सरकार की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से काम किया है, और मैं दोबारा, उन्होंने कॉन्टेक्चुअलाइज किया है। आप कहते हैं कि आप अगर बॉर्डर्स पोरस है, मैं दोबारा कह रही हूँ, तो सेंटर की सरकार बचाएगी इस देश को कि नहीं? बॉर्डर्स के ऊपर काम शुरू हो चुका है, 10 किलोमीटर का बन, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप गृह मंत्री के उस चंक को निकाल के प्लीज पुनः चलाइए। हमने सुना भी है, चलाया भी है, और इस पर कई डिबेट्स भी हुई हैं। जी, मैं पुनः कह रही हूँ, आप इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे को लेके पार्लियामेंट में गृह मंत्री चर्चा कर रहे हैं। आपके जितने सवाल आज हैं वही सवाल क्या वहां पर सोनिया जी, राहुल जी नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन दे चूज टू बी एब्सेंट, दे डिडंट आस्क। और एंड व्हेन वी गिव अ बैकग्राउंड टू द इशू, तब आप कहते अरे इतिहास में मत जाओ, वर्तमान में रहो। अगर इतिहास की उपज है वर्तमान की चुनौती, तो क्या उसमें ना जाए? और आप सही कह रही हैं कि विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है कि जब इंटरनल सिक्योरिटी के विषय चलते हैं तो एक जिम्मेदार विपक्ष में हम भी रहे हैं। जब हमारे देश पर कोई चुनौती आई, तब हमारे किसी सांसद ने संसद में खड़े होकर भारत की सेना से उनके ऑपरेशंस का हिसाब नहीं मांगा। लेकिन पार्लियामेंट के कई सदन आपने भी नष्ट किए ऑपोजिशन में रह। नाविका जी, हमने कई विषयों पर, और आप जैसे पत्रकारों ने कई विषयों पर सवाल किए, जिस पर हमने सवाल किए वो सदन नहीं चला। आज आप कहते हैं मेरी जिम्मेदारी है सदन चलाना, मैं सरकार में हूं, तब क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं थी? विषय क्या था? सबसे बड़ा मुझे याद है, मैं टाइम्स नाउ देखती थी तब, अब तो समय नहीं मिलता। आप कोल स्कैम के लिए एक एक नेता के पीछे भाग रहे थे। आज सत्य है कि कोयला घोटाला प्रमाणित हो चुका है। कांग्रेस का ही नेता 4 लोगों के साथ लिप्त पाया गया है। हमारा सवाल तब भी सरकार से था, आज भी सरकार से है। मैं दोबारा एक सेकंड, मैं आपसे पूछ रही हूं, आप पर आरोप है एज अ वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर, आप अपने बीजेपी राज्यों में जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं उन पर बहुत आवाज नहीं उठाती। मैं दोबारा कहती हूँ, पहले महिला बाल विकास मंत्रालय का काम है पुष्टाहार पहुंचाना। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट और होम मिनिस्ट्री के संदर्भ में आता है। जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट समझ आता है उनको मेरा मैंडेट पता है। दूसरा विषय, जहां तक मणिपुर की घटना है, आप मेरा ट्विटर अकाउंट उठाकर देख लीजिए। जैसे ही वीडियो आया, मैंने स्वयं स्टेटमेंट दिया है कि मैंने मुख्यमंत्री से बात की है, अरेस्ट तक मैंने फॉलो अप किया है, जबकि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार उस वक्त हस्तक्षेप का नहीं था। मैंने किया है। आज भी वो चीफ मिनिस्टर वहां अपनी पोजीशन पर हैं, तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जब आप विपक्ष में थे आप मांगते थे। आज बेसिक विषय ये है कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि सत्ता का परिवर्तन हो जाए, यही है, और आप इसीलिए नहीं करेंगे। मैं दोबारा कह रही हूं, आप एक मुख्यमंत्री को जनता के द्वारा इलेक्टेड मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो हमारी कृपा से नहीं बनते।
कांग्रेस ये नहीं चाहती कि वहां समाधान हो, कांग्रेस चाहती है कि एक तो पॉलिटिकल हेड मुझे दे दो। स्मृति जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। एक समय था, आप 9 साल शासन कर रहे हैं, एक समय था आपने कई राज्य जीते थे जी। अब एक समय है काफी राज्य इनमें से बीजेपी हार चुकी है। राजस्थान चला गया, अभी कर्नाटका तो चला राजस्थान गया। होना बाकी है। पहले आप हारे थे, आप ही का कार्यकाल था जब आप हारे थे। राजस्थान, कर्नाटक चला गया, हिमाचल चला गया। ऐसे कई राज्य हैं जो आपके पास आपकी सत्ता जहां थी अब नहीं है जी। तो यानी कि कहीं ना कहीं जनता आपसे भी नाराज होती है। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होती, होती है। आपको क्या विश्वास लगता है कि आने वाले राज्य चुनावों में जनता आप ही को पसंद करेगी नाविका जी, मैं या 2024 में अपना मन नहीं बदलेगी? मैं उस संगठन से हूँ जिसके पास सिर्फ 2 ही प्रतिनिधि थे देश की संसद में। मैं वो सांसद हूँ जो उस सीट से जीती हूँ जहाँ पर बीजेपी को गांधी खानदान के इतिहास से ज्यादा वोट मिला है। हार जीत सत्ता का ही एक परम चक्र है, चलता रहता है। मैं भविष्यवाणी अगर आप मेरे मुख से चाहती हैं, 24 की भविष्यवाणी धड़ल्ले से आज कर रही हूँ, क्योंकि स्टेट के ऊपर अगर आप रिएक्शन चाहती हैं तो मैं इतना ही कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी गंभीरता से, पूर्ण निष्ठा के साथ और पूरी मेहनत के साथ हर स्टेट का चुनाव लड़ा है। कांग्रेस ने एक पृष्ठभूमि जैसे कि कर्नाटक में रखी, सबको सब कुछ फ्री मिल जाएगा, ठीक है। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार कहती है कि हम एक भी विकास का काम नहीं कर सकते क्योंकि हमने कहा सब कुछ फ्री मिल जाएगा। कांग्रेस की आज कर्नाटक की सरकार कहती है कि देखिए आज हम शिक्षा नीति से अपने आप को परे कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम क्यों कर रहे हैं परे? तो उस शिक्षा नीति में है क्या? कहते हैं हायर एजुकेशन में अपने आप को परे कर रहे हैं। तो क्योंकि मैंने शिक्षा नीति का जो पूरा फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है खुद लिखा था, उसमें कांग्रेस के जितने भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं उनका भी योगदान मैंने लिया था उस वक्त, और हर देश के विलेज एजुकेशन काउंसिल का, जिले का, सबका उसमें योगदान रहा। आप हैरान हो जाएंगे कि उच्च शिक्षा की वो नीति ये कहती है कि एकेडमिक मोबिलिटी हो हर छात्र की, कि अगर उसकी इच्छा है कि आज इस कॉलेज में पढ़ रहा है इस प्रदेश में, कल को वो क्रेडिट स्कोर लेके दूसरे प्रदेश में, दूसरे शहर में जाकर एक और इंस्टीट्यूशन में अपने लिए वो मोबिलिटी पा सकते हैं, अपने लिए एंट्रेंस पा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है हम खत्म कर देंगे, मतलब अपने अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड छात्रों के भविष्य को नष्ट कर देंगे ताकि देश में उनकी एकेडमिक मोबिलिटी नहीं रहे। शिक्षा नीति कहती है कि उच्च शिक्षा में आज हम अपनी जो एनरोलमेंट है उसको 50% तक ले जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम 50% तक बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। उच्च शिक्षा की नीति में ये लिखा है कि IIT IIMs तो ठीक है, लेकिन साथ में हम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। मेरू का शायद उसमें नाम उल्लेख है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमें कोई सरोकार नहीं है जी, हमको नहीं बनाना। तो एक घोषणा के पीछे का तथ्य देखना जरूरी है। चाहे आप कर्नाटक में देख लें और आप चाहे हिमाचल में देख लें, फ्रीबीज उन्होंने अनाउंस कर दी, लेकिन आज उनके पास कई चीजों में विकास के एक भी काम के लिए पैसा नहीं है। क्या आपकी सरकारों पर भी फ्रीबीज अनाउंस करने का प्रेशर होगा? बिल्कुल नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि अब हम वक्त के एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहां पर हिंदुस्तान एक नई बुलंदी को छू सकता है। उसका एक उदाहरण देती हूँ। G20 की अध्यक्षता के संकेत में नहीं बोल रही हूँ। 2 दिन पहले जो टाइम्स नाउ देखते हैं, शायद उनको रुचि हो इसमें, एक रिपब्लिकन कैंडिडेट है प्रेसिडेंशियल रेस में, विवेक रामास्वामी, उनका कहीं इंटरव्यू चल रहा था। यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में पहले जब हिंदुस्तान की बात होती थी तो हमें पाकिस्तान के साथ तुलना करते थे। वो इंटरव्यू इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें एक रिपब्लिकन कैंडिडेट कह रहा है कि हिंदुस्तान की आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। ये हम नहीं कह रहे, ये हिंदुस्तान से बाहर व्यक्ति बैठा हुआ है जो कह रहा है हिंदुस्तान की एक आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। Can we afford to sacrifice national interests
for the interest of one family? That is the question, and that is the question every citizen will vote on. This is not only Smriti Irani or BJP. This is a national issue. Can I vote for somebody? Jairam Ramesh says the entire G20 is actually a showcase for the elections of 2024. Then in that case, he disrespects the intelligence of the Indian voter. I think the Indian voter is extremely knowledgeable, conscious of the decisions that they politically make, and I'll tell you why. Apart from the voting patterns, compliance की दृष्टि से नाविका जी, एक पत्रकार हैं SBI में, अनिल पद्मनाभ जी का एक अभी हाल ही में कोई एक इंटरव्यू आया है, लेख कोई आया है। इनकम टैक्स की हर कैटेगरी में 3 गुना ज़्यादा कंप्लायंस बढ़ा है। एक इंसान हिंदुस्तान में कंप्लायंस टैक्स की क्यों करता है? क्योंकि उसको मालूम है कि अब जो मैं टैक्स का पैसा भर रहा हूँ उससे किसी की तिजोरी नहीं भर रहा हूँ, देश में सड़कें बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, किसान को किसान सम्मान रेड का भी डर है? बिल्कुल नहीं, हिंदुस्तानी आसानी से नहीं डरता। रेड रोज हो जाती है। मैं दोबारा कह रही हूँ, रेड चोरों पे होती है, साधारण नागरिक पे नहीं। तो अगर आप कंप्लायंस नहीं करेंगे अगर तो आप साधारण नागरिक को चोर कह रही हैं तो ये नहीं, मैं कह रही हूँ अगर आप कंप्लायंस नहीं करेंगे तो आपकी कैटेगरी सही है। अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप टैक्स की चोरी करेंगे तो आपके पास निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई हिंदुस्तानी मना नहीं करेगा, लेकिन जो हिंदुस्तानी अब अपनी सरकार, अपने तंत्र के ऊपर विश्वास करके कंप्लायंस कर रहा है। उत्तर प्रदेश से मैं सांसद हूँ, 2014 में अगर आप देखते तो 1 लाख लोग इनकम टैक्स रिटर्न्स भर रहे थे। आज अगर जून 23 का आप आंकड़ा निकालेंगे, 11,92,000 लोग इनकम टैक्स रिटर्न्स भर रहे हैं। और यूपी के किसी आदमी को या औरत को किसी का डर नहीं है। वो कंप्लायंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी है। He will ensure that every penny is used to help build a resilient nation. तो जिस आज आप सिटीजन से बात कर रहे हैं, उसको पता है उसे अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देना है, किसी राजनीतिक दल के नेता के बच्चे के भविष्य के लिए नहीं देना। तो 2024 में राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी इन अमेठी एंड नरेंद्र मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी वाड्रा इन वाराणसी। वैसे मैंने सिर्फ राहुल गांधी को भगोड़ा बोल के एक गलती की है। भागे तो मिसेस वाड्रा भी थी। बनारस से उन्होंने अपना जय घोष दिया था, लड़ेंगे लड़ेंगे, मैन वमूस। तो मेरा इतना मानना है 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी का नेतृत्व प्रधान सेवक के रूप में हमें मिलेगा। दैट मैन, नाविका जी, हैज नथिंग बट द कंट्री एज अ फैमिली। And the India alliance, how big a challenge is it for you? The UPA may think that to appropriate the name of my country will get them better political prospects. But have they done a better marketing strategy? What did Shakespeare say? A rose by any name? So can you suddenly call Rahul Gandhi Chandragupta Maurya? Nobody will buy it. Can you suddenly call, let's say, Lalu ji Raja Harishchandra? Nobody will buy it. Can you call Mamta ji the epitome of gender justice? Nobody will buy it. Can you call those leftist organizations that said Bharat tere tukde honge as patriots? Nobody will buy it. That is why I said to insult the intelligence of the Indian voter, I think, is the greatest disrespect that the Congress party has shown to the Indian electorate. क्या है इनका एजेंडा? मोदी को हराना, देश को आगे नहीं बढ़ाना। वही फर्क है। वही कह रहे हैं, देश को आगे नहीं बढ़ाना। उनका केंद्र बिंदु हेट का मोदी है। मोदी की संकल्प का केंद्र बिंदु राष्ट्र का उत्थान है। ये वो लोग हैं जिन्होंने यात्रा की निश्चित रूप से, लेकिन जाकर कश्मीर की वादियों में बर्फ के साथ खेले भी। ये वो घाटियां है नाविका जी जिसने बमबारी देखी, कश्मीरी पंडितों का खून देखा,
वहां ये शीन जंग कर रहे थे और फिर जाकर उन्हीं लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा कि हम धारा 370 ले आएंगे वापस. दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन. नॉट एन इंच विल बी गिवन. 370 will never come back. These are people not with much political gravitas. But as destiny would have it, they would want to fight, so be it. We are ready. Well, fierce as ever and frank as ever. Thank you very much, Smriti Irani, for joining me on Frankly Speaking. Thank you. Pleasure speaking with you. Same here. Truth isn't very complicated. Only agendas make it obfuscated. So avoid the whatabouts